सबसे पहले तो बात करें हम लोग तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो होता क्या है, ये सरफेस केमिस्ट्री है क्या? तो ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज का। ठीक है ना? कौन सा चेंज का? फिजिकल और केमिकल चेंज का बिटवीन टू फेज ऑफ इंटरफेस। दो इंटरफेस के बीच में, दो फेज के बीच में जो चेंजिंग होता है फिजिकल और केमिकल का, उसका स्टडी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं, उस टर्म को समझिए, उसके बाद एक एक कर करके हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या मैंने बोला? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with which deal with the study of फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किस तरह का चेंज देखते हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज बिटवीन टू इंटरफेसेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना? फिजिकल एंड केमिकल चेंज that occur at that occur at interface of two phase interface of two phase phase। तो सबसे पहली बात, आप एक बात बताओ, अगर मान लो कि हम ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इवेपोरेशन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए अगर इवेपोरेशन लेते हो, तो आप जैसा कि जानते हो कि इवेपोरेशन फेनोमेना में क्या होता है कि आपको ये तो लिक्विड रहता ही है, ये हमारा क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड है और साथ साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वेपर होगा। तो इवेपोरेशन में तो ये तो वेपर है ही। अब बताओ कि सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड और वेपर के बीच में, आप इसको डिफरेंट लाइन से हम समझाएं आपको कि सो लिक्विड और वेपर के बीच में आप देखो, ये आपका वेपर है और यहाँ से यहाँ लिक्विड है। इसके बीच में जो बाउंड्री है, क्या प्रॉपर्टी जो है दो इंटरफेस के बीच का प्रॉपर्टी क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और यही हमारा, इसी चीज़ का स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। हम लोग स्टडी करते हैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में। तो आप अगर हम फिजिकल केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं दो इंटरफेस के बीच में, ठीक है ना? दो इंटरफेस के बीच में, और वो किस वजह से? ड्यू टू टू फेज, दो फेज की वजह से। आप देखो, इसका फेज है लिक्विड है, इसका आपका गैसेस है, वेपर फेज है। और इस दो डिफरेंट फेज के बीच में जो आप यहाँ पे जो बाउंड्री दिखा रहे हो, यही बाउंड्री ऐसा इंटरफेस है जो दो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज का हम लोग स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस पे जो फेनोमेना में जो चेंजिंग आ रहा है, सरफेस के फेनोमेना में जो चेंजिंग आ रहा है, सरफेस पे जो चेंजिंग आ रहा है, उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कह रहे हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े हो, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़े हो, तो इलेक्ट्रोड पे आप क्या देखते हो? जैसे कि मान लो कि सब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, उस पर H2 गैस एडजॉर्ब हो रहा है। तो आप बताओ कि अगर हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड आपको पता है किस नेचर का होगा? सॉलिड नेचर का होगा। और इस पे क्या है कि गैस जा रहा है, H2 गैस जा रहा है। सपोज यहाँ पे जाके चिपक गया है H2 गैस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे। तो बताओ ये क्या है? गैस है। अब आप बताओ कि दो फिजिकल चेंजेस दिखाई दे रहा होगा आपको। कैसे फिजिकल चेंज? एक सॉलिड है और दूसरा गैस, और ये बाउंड्री लाइन है। तो दो फेस के बीच में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज है सरफेस पर, वही हमारा कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है कि ये वो मतलब कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज देखते हैं। किस पे? किस पे देखते हैं? दो दो मतलब डिफरेंट फेज के फेस पे, मतलब फेस बोलो इंटरफेस पे,
बाउंड्री पे जो दो फेज को डिवाइड करने का काम कर रहा है उस पे, तो उसी को कह रहे हैं। तो बताइए इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हो। तो हम लोग अगर बात करें कि किस जो फिजिकल और केमिकल चेंज जो हो रहा है इंटरफेस पे, तो वो किस किस तरह का एग्जाम्पल उसमें आ सकता है। तो पहला एग्जाम्पल हो सकता है आपका इवेपोरेशन हो, इवेपोरेशन हो, रेशन हो। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हो, ठीक है, कौन से हो, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हो, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो। ये सब जो भी सरफेस पे फेनोमेना हो रहा है, ठीक है ना, दो डिफरेंट फेज में। जैसे आप बताओ ना, अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन में एक लिक्विड और दूसरा वेपर के बीच में, और इसके बीच में जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, इसमें फेज क्या सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, वेपर का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है और लिक्विड का अलग है, और ये सरफेस फेनोमेना है। और जहाँ सरफेस फेनोमेना होगा वो स्टडी जो है, आप रफली आप ऐसे बोल सकते हो कि सरफेस फेनोमेना का जो फिजिकल और केमिकल चेंज है उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कह रहे हैं। अब चाहे इसमें इवेपोरेशन हो, इवेपोरेशन कहाँ से होता है, सरफेस से ही तो होता है। जो वाटर जो वेपर है वो कहाँ से इवेपोरेट होगा, सरफेस से। तो कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉड जो प्लैटिनम इलेक्ट्रॉड है उसी के सरफेस पे ही तो ये होता है फेनोमेना। तो ये सब जो सरफेस फेनोमेना है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री में होता है। तो इसमें जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज आता है इसी का स्टडी हम लोग करते हैं। अब इसके स्टडी के लिए बात जो करेंगे, तो अब इसमें कुछ पॉइंट आता है। सबसे पहला पॉइंट आता है एडजॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन, ये सब के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। अब उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहले तो आपको सरफेस केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। सरफेस पे दो डिफरेंट फेज के बीच में जो फिजिकल और केमिकल चेंज होगा उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज का स्टडी करते हैं, किस पे, दो इंटरफेस में, ठीक है, इंटरफेस के दो फेज में। दो फेज आप देखो ना, इवेपोरेशन में एक लिक्विड है दूसरा वेपर है, तो कितना फेज है, दो फेज है। और इसी का सरफेस पे जो डिफरेंट फेज है उसका स्टडी ही कहला रहा है सरफेस केमिस्ट्री। अब चलिए सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला आता है, जो आपको यूज होने वाला है, सबसे पहला आता है आपका एडजॉर्प्शन। देखो बाबू, एडजॉर्प्शन किसे कहते हो, किसी भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक है ना, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी रहे, उसको किसी भी सरफेस पे किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का आके जमा होना ही कहलाता है एडजॉर्प्शन। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, accumulation of molecular species on surface and this phenomena is known as adsorption। तो आप क्या क्या कह सकते हो, पहला पॉइंट तो हम लोग कहेंगे accumulation of molecular species on surface is known as adsorption। एडजॉर्प्शन। अब यार एक बात बताओ, कौन कौन सा मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज में आप ले सकते हो, या तो सॉलिड ले लो, ठीक है, या लिक्विड ले लो, ठीक है। तो सॉलिड ही हो या लिक्विड हो या गैस, जो भी है, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का सरफेस पे आके जमा होना ही आपका कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। जस्ट लाइक मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया कि सपोज यहाँ पे ये इस तरह से गैस पार्टिकल आ रहा है, मतलब ये गैस यहाँ पे आ रहा है, तो देखो सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, सरफेस पे आके जमा हो रहा है। एक्युमुलेट का मतलब होता है जमा होना। तो अगर कोई पार्टिकल का सरफेस पे जमा होना हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, तो वही हमारा कहलाता है एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का सरफेस पे आकर जमा होना ही कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो आप देख ही रहे हो, सरफेस पे आकर अगर कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो भी है, अगर वो सरफेस पे आके आपको एक्युमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है,
तो आप उसी को क्या कहोगे, जल्दी से बताओ, उसको कहोगे आप कि हमारा ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जमा होना ही कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगेन फिर से मैं बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री में आप फिजिकल और केमिकल चेंज का की बात करते हो, दो मतलब सरफेस पर फिजिकल और केमिकल चेंज, और वो भी दो फेज के बीच में। दो फेज तो वो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, दो फेज किस सेंस में कह रहे हैं। जैसे इवेपोरेशन में एक फेज क्या होता है आपका, लिक्विड है, और दूसरा वेपर है, और जो सरफेस पे हो रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन फेनोमेना तो सरफेस पे ही होता है, तो वही कहला रहा है सरफेस, इसी के बारे में स्टडी करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एडजॉर्प्शन अगर आपसे बोले तो बोलना है कि एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का सरफेस पे आकर जमा होना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर है, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का, क्या मैंने बोला, सरफेस पे आके जमा होना क्या कहलाएगा, बोलो, एडजॉर्प्शन कहलाएगा। पहले तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अच्छा से समझो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ध्यान देना, अगला टर्म आता है बाबू एब्जॉर्प्शन आता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन आता है। तो आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, वो था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब मॉलिक्यूलर स्पीसीज का सरफेस पे आना। अगला है एब्जॉर्प्शन है। अब ये एब्जॉर्प्शन होता क्या है वो भी देखना है हमें। तो एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो हम लोग बोलेंगे इट इज द बल्क फेनोमेना विद मतलब कि सो आप बोलोगे कि सो बल्क फेनोमेना है, पहला पॉइंट तो ये, विद द यूनिफॉर्म रेट। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या बोलेंगे, इट इज बल्क फेनोमेना। ठीक है, कैसा फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना है, तो आप इसे एब्जॉर्प्शन कहोगे। मान लो कि ये पार्टिकल है, और अगर बल्क में आपको किसी पार्टिकल का एक्युमुलेशन हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, तो हम लोग इसे कहेंगे, बल्क में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब बल्क में पार्टिकल जो है एक्युमुलेट हो रहा है, बल्क फेनोमेना है, मतलब पार्टिकल जो है, मतलब आप बोलो कि एक्युमुलेशन हो रहा है बल्क में, तो हम लोग कहेंगे कि सरफेस पे हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन है, इनसाइड सरफेस हो रहा है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन है। क्या है, तो ये फेनोमेना, बल्क फेनोमेना जो होता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो है सॉर्प्शन है। एक था एब्जॉर्प्शन, एक है एब्जॉर्प्शन, अगला है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन किसे कहते हैं वो समझो। सॉर्प्शन कहते हैं बाबू कि ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों फेनोमेना साइमल्टेनियसली हो। तो हम लोग कहेंगे द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption both phenomena occur simultaneously। अगर एक साथ हो तो उसे कहेंगे हम लोग सॉर्प्शन कहेंगे। जस्ट लाइक आप ऐसे समझने की कोशिश करो, मान लो ये आपका सरफेस है, अब क्या है कि पार्टिकल जो है इनसाइड सरफेस भी है, अगर इनसाइड सरफेस है तो ये एब्जॉर्प्शन है, और अगर आउटसाइड सरफेस है, सरफेस पर है, तो बताओ ये वाला फेनोमेना आप क्या कहोगे। अगर पार्टिकल का एक्युमुलेशन सरफेस पे हो तो आप कहोगे ये एडजॉर्प्शन है, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर अगर पार्टिकल का एक्युमुलेशन कहां पे हो, बल्क में हो, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये दोनों क्राइटेरिया को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद जो आता है इसे कहते हैं सॉर्प्शन कहते हैं। तो तीन चीज आया, अगर पार्टिकल सरफेस पे आके जमा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन है, पार्टिकल अगर सरफेस के इनसाइड एक्युमुलेट हो रहा है
तो जैसे फोम देखते होगे, फोम को अगर पानी में आप इनसाइड करते हो तो पानी अंदर तक चला जाएगा, तो ये सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन है। और अगर सरफेस पे भी है और पार्टिकल क्या है कि सरफेस पे भी है और बोलो तो कि इनसाइड भी है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है आपका सॉफ्टसन का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका एग्जाम्पल हो जाता है? सॉफ्टसन का। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आके एक्युमुलेट हो रहा है तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन, इनसाइड सरफेस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों, मतलब सरफेस पे भी हो और इनसाइड भी हो, तो इसे सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा। अगला आता है बाबू डिसॉर्प्शन होता है। पहले जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यूज होने वाला है उस सबको पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक कर करके बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगला जो है आपका आता है, अगला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है डिसॉर्प्शन आ रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग? डिसॉर्प्शन की बात करने जा रहे हैं। डिसॉर्प्शन क्या होता, क्या है डिसॉर्प्शन? ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जितना एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है उसको सरफेस से क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। अगर जैसे पार्टिकल जो सरफेस पर एब्जॉर्ब है, अगर आप सारे एब्जॉर्ब पार्टिकल को वहां से हटा देते हो तो वो फेनोमेना कहलाता है डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, आप ऐसा कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ removing an adsorbed substance from a surface on which adsorb on which on which adsorb is known as desorption होता है। ठीक है, जैसे कि मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि अगर पार्टिकल ऐसा है कि आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पार्टिकल एडजॉर्ब है, सरफेस पे एडजॉर्ब है। ठीक है ना, यहाँ पे पार्टिकल आपको पूरे सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब है। अगर सरफेस पे पार्टिकल रहता तो उसे एडजॉर्प्शन क्या है, अगर इनसाइड रहा सरफेस के तो एब्जॉर्प्शन है। और जहां एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होगा तो उसे क्या क्या है? सॉर्प्शन क्या है। और अगर पार्टिकल जो सरफेस पे है उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो कहलाता है डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो ये सरफेस के पार्टिकल को अगर रिमूव कर दिया जाए, एब्जॉर्ब पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाए, तो रिमूव करने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो डिसॉर्प्शन इज दैट प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब पार्टिकल इज रिमूव्ड। अगर जो पार्टिकल सरफेस पे उसको हटा दिया तो डिसॉर्प्शन है। सरफेस पे पार्टिकल अगर जमा हो रहा है एब्जॉर्प्शन है। बल्क में हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, इनसाइड सरफेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, सॉर्प्शन है। और सरफेस से जो भी पार्टिकल एब्जॉर्ब है उसे हटा दो तो डिसॉर्प्शन है। क्लियर है? तो ये होता है बाबू कुछ फंडामेंटल टर्म्स है। अब हम लोग एक एक कर करके बात करेंगे। अगला एक छोटा सा टर्म आता है ऑक्लूजन। ठीक है, एक टर्म आता है आपका ऑक्लूजन है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्लूजन क्या होता है? ऑक्लूजन की बात करते हो बाबू तो ये है कि जैसे कि कोई भी गैस का मेटल सरफेस के वाइड में जाके एब्जॉर्ब होना ही कहलाता है ऑक्लूजन। तो हम लोग कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ gas on metal surface void is known as occlusion। तो हम आशा रखते हैं ये सब छोटे छोटे टर्म्स जो भी है ये आपको समझ में आया होगा। अब आपका स्टार्ट होने वाला है, मेनली हम लोग को दो टर्म्स पे बात करना है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका पूरा स्टडी होगा एब्जॉर्प्शन पे ही होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक कर करके बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम दो भाग में बांट ले रहे हैं बाबू, एक है एडजॉर्प्शन है और दूसरा है एब्जॉर्प्शन है। अगर इनसाइड सरफेस है तो एब्जॉर्प्शन है, सरफेस पर है तो वो एडजॉर्प्शन है। तो ये एडजॉर्प्शन है, अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन है। सबसे पहला पॉइंट तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको बोलना है कि ये कैसा फेनोमेना है, ये सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल कहाँ पे आके जमा होगा, एक्युमुलेट कहाँ पे होगा, सरफेस पे। तो ये आपको बोलना है कि ये सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, अब ये इसकी बात करूं मैं तो क्या बोलोगे आप इसके बारे में बोलोगे कि ये बल्क फेनोमेना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल इस वाले केस में इनसाइड तक जाएगा। जैसे कि अगर मान लो ऐसा है, तो अगर आप बोल रहे हो कि एब्जॉर्प्शन है तो पार्टिकल इनसाइड रहा, बल्ब के अंदर चल जाए तो वो क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर पार्टिकल सरफेस पे आके जमा हो रहा है, ठीक है ना, अगर पार्टिकल आपको सरफेस पे मिल रहा है तो वो आपको घटना होता है एब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, और अगर बल्क में रहा, इनसाइड सरफेस रहा, तो वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा बात कि एब्जॉर्प्शन के लिए बाबू जैसे जैसे रेट जो है ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा विद द टाइम। अगला पॉइंट आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ टाइम। टाइम के साथ ये चीज घटता है, डिक्रीजेस विथ टाइम। जबकि इसकी बात करें तो ये वाला जो है होता है यूनिफॉर्म रेट से। किस रेट से होता है, इट अकर एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से होता है। तो दोनों में अंतर ये है कि ये इसका रेट यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन ये टाइम के साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वाले में डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि H2O और प्लस सिलिका जेल। सिलिका जेल आपको बता दें कि सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल जो है एडजॉर्प्शन का काम करता है। ये अपने सरफेस पे, जैसे कि मान लो कि जब बरसात का समय है तो उस समय क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर मॉइस्चर को हमें हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिलिका जेल रख दो। सिलिका जेल जैसे रखोगे तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, बेस्ट एग्जांपल। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिलिका जेल का यूज कर रहे हैं। सिलिका जेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब H2O ऑन सरफेस। जबकि दूसरा जो एग्जांपल है बाबू इसका, इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि H2O पे को एनहाइड्रस CaCl2 के साथ ले लो। तो आपको बता दे कि ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा CaCl2 डॉट 6H2 में। तो ये एब्जॉर्प्शन है, CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सरफेस पे ये कैसा फेनोमेना होगा, बल्क फेनोमेना होगा। अगेन जल्दी से बता दीजिए, आप 3-4 टर्म पढ़े हो वो फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी पार्टिकल का आके जमा होना सरफेस पे है तो एब्जॉर्प्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की कि सो अगर इनसाइड हो रहा है, सरफेस सरफेस के इनसाइड जा रहा है, बल्क में जा रहा है, तो वो एब्जॉर्प्शन है। अगर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सॉर्प्शन कहलाता है। एक आता है डिसॉर्प्शन। क्या होता है, जैसे कि पार्टिकल सरफेस पे एब्जॉर्ब है, उस पार्टिकल को अगर सरफेस से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, रिमूव कर दे, तो वो डिसॉर्प्शन होता है। और एक आता है आपका ऑक्लूजन। जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी गैस का मेटल सरफेस के वॉइड में आके एब्जॉर्ब होना ही ऑक्लूजन कहलाता है। अब बाबू देखो, ये एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस तो पहले बार बार बोले, समझ में आया होगा। सरफेस पे अगर पार्टिकल जमा एब्जॉर्प्शन, बल्क में जाके जमा एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ये टाइम के साथ एब्जॉर्प्शन का रेट घटेगा। कैसे घटेगा ये सब चीज आपको आगे मिलेगा। ठीक है ना, टर्म्स आ रहा है, ये डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें यूनिफॉर्म रेट से होगा।
एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो वाटर प्लस सिलिका जेल, उसमें ले सकते हो वाटर प्लस एनहाइड्रस CaCl2। बोल दे कि एनहाइड्रस CaCl2 क्या चीज का काम करता है, बैठा के रखिएगा, एब्जॉर्प्शन का, सिलिका जेल एब्जॉर्प्शन का, एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब आता है बाबू एक टर्म आता है, एक आता है एडजॉर्बेट, दूसरा आता है एडजॉर्बेंट। तो आइए हम लोग एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग क्या है एडजॉर्बेट, क्या है एडजॉर्बेंट। जरा ध्यान से सुनना बाबू, गौर करना। सबसे फर्स्ट में आता है कि अगर हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन में दो बात होता है। एडजॉर्प्शन में आपको दो फेनोमेना होता है। पहला होता है आपका एडजॉर्बेट, और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है। आप इसको ऐसे बैठाओ, बेट है, बैट, इसको बेट को बैट पढ़ो, बैट, यानी कि जो चीज आके सरफेस पे बैठेगा उसे कहेंगे एडजॉर्बेट। BATE है ना, इसको बैट पढ़ो समझ में आने के लिए। बैट मतलब बैठेगा, तो जो सरफेस पे आके बैठेगा, जो बैठेगा उसे एडजॉर्बेट कहेंगे। तो एडजॉर्बेट का मतलब क्या है, एडजॉर्बेट का मतलब है कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज, चाहे आप इसमें गैस लो या फिर लिक्विड लो, विच adsorb on surface, that molecular species is known as adsorbate. That molecular species is known as adsorbate। वैसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे आता है। बोले ना, एस क्या याद रखना है, BATE को बैट याद रखना है। तो बैठेगा, जो बैठेगा सरफेस पे, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे आके बैठेगा वो एडजॉर्बेट है। तो जो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके बैठ रहा है वो एडजॉर्बेट है। तो जो सरफेस एरिया है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन फेनोमेना, जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो अगला पॉइंट है कि फॉर एडजॉर्प्शन, for adsorption the surface area at which adsorption phenomena occur, at which adsorption phenomena occur, is known as adsorbent, is known as adsorbent। अब जैसे कि मान लो बाबू कि मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा बोला आपको कि आप एक काम करो, ये सरफेस है और हम बोल रहे हैं कि यहां पे आके पार्टिकल्स बैठ रहा है। मान लो ये गैस है, ये गैस यहां आके बैठ रहा है। तो जो पार्टिकल आता है सरफेस पे जो बैठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। और जो सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन होता है उस सरफेस को एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो सरफेस जो हो सकता है वो सरफेस में क्या चीज यूज किया जा सकता है। तो सरफेस में या तो आप सॉलिड यूज कर सकते हो या लिक्विड। जनरली अपने सिलेबस में गैस जो है सरफेस एरिया में यूज नहीं होगा। तो एडजॉर्बेंट में आपका सॉलिड या लिक्विड होगा, ठीक है। और उसमें एडजॉर्बेंट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो जरा बताना जल्दी से कि जो पार्टिकल सरफेस पे आ रहा है उसे क्या कह रहे हैं, जो आ रहा है उसे क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग एडजॉर्बेट कह रहे हैं। और सरफेस एरिया को क्या कह रहे हैं, एडजॉर्बेंट कह रहे हैं। तो हम क्या कहें, हम बोल सकते हैं कि एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट मिल जाएगा
तो जो बनेगा उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। वही फेनोमेना क्या होता है, एडजॉर्प्शन कब होगा, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मिलता है तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। तो ये होता है एडजॉर्प्शन होता है। अब बाबू एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका नेचर की बात करने जा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन फेनोमेना का नेचर क्या है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा, इस सब पे बात करेंगे हम लोग। तो जरा एक एक कर करके हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो यहाँ पे एक टर्म आता है वो है कि हम लोग देखने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब थर्मोडायनामिक्स को से रिलेट करते हैं तो हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बात होने जा रहा है थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अब एक बात बता दे तुमको यार कि एडजॉर्प्शन में क्या होता क्या है। सो पहले समझो, आप पहले आराम से इस बात को समझने की कोशिश करना कि मान लो ये सरफेस एरिया है, पहले जो गैस था वो रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ये गैस यहाँ सरफेस पे आएगा तो ये जैसे ही जमा होगा, पहले गैस जब एयर में था तो इनके बीच में रैंडम मोशन था या नहीं था, लेकिन जैसे ही गैस पार्टिकल सरफेस पे आएगा तो इसका जो रैंडम मोशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पहले ये बताओ। तो ड्यू टू एडजॉर्प्शन पार्टिकल सरफेस पे आके चिपक गया है, तो अब ये मूव नहीं कर पाएगा। जब गैस फ्री था, एयर में था, तो उसमें रैंडम मोशन था, लेकिन जैसे सरफेस पर आया तो वो क्या हो गया कि एब्जॉर्ब होने से उसका रैंडम मोशन डिक्रीज हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं, पहला पॉइंट बोलेंगे कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के वजह से आप ये कह सकते हो कि जहां एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के वजह से एंट्रोपी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन, अरे यार सिंपल है, एयर जब मतलब कि जो भी गैस एयर में है तो उसमें रैंडम मोशन है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल पे आके एब्जॉर्ब हो गया, एक्युमुलेट हो गया, तो अब इसका मूवमेंट जो है वो घट जाएगा ना, तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। एंट्रोपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आया होगा, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो आपको समझ में आया। जैसे कि पहले आप ऐसे समझो, अगर दिक्कत है तो मान लो कि ये है कोई सरफेस एरिया है, अब यहाँ पे गैस इस तरह से, ये गैस पार्टिकल है, लेकिन जैसे ये एब्जॉर्ब हुआ, जैसे ये गैस एब्जॉर्ब हुआ, अब जैसे ये गैस सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, जैसे ही गैस सरफेस पे, पहले बताओ ये इनिशियल फेज में क्या था, इनिशियल फेज में रैंडमनेस मैक्सिमम था, रैंडम मोशन में था, ठीक है ना, रैंडमनेस था। लेकिन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्ब हो गया गैस, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन आप बताओ, पहले शुरू में मूव कर रहा था, एयर में था, तो जैसे सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गया, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमें ये बताना कि रैंडमनेस बढ़ेगा या घटेगा, रैंडमनेस घटेगा। ये साइन घटने का है, तो रैंडमनेस घटेगा। अगर रैंडमनेस घटेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगा, घटेगा। आप देखो ये प्रोसेस जो है, पार्टिकल इजिली सरफेस पे आके जमा हो गया है, यानी ये प्रोसेस हो रहा है, और जो प्रोसेस होता है उसके लिए वो गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए अगला पॉइंट कि एडजॉर्प्शन इज, एडजॉर्प्शन फेनोमेना जो है, फेनोमेना जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस नेचर का है। अब बताओ, अगर स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस जो भी चीज होता है उसका डेल जी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन जीरो होता है।
अगर लेस देन 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी निगेटिव होगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें एंट्रोपी की बात करते हैं। तो पहले रैंडमनेस क्या था, मैक्सिमम था। अब रैंडमनेस क्या हो गया बताओ, आफ्टर इसके बाद रैंडमनेस की बात करें तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो गया, एडजॉर्प्शन के बाद रैंडमनेस डिक्रीज कर गया, मिनिमम हो गया। अब बताओ डेल्टा एस कैसे निकालते हो, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब बताओ फाइनल वाला जो है एस का मतलब एंट्रोपी होता है बाबू, और एंट्रोपी वही रैंडम को कहते हैं, रैंडमनेस को कहते हैं। मूवमेंट जो होता है ना किसी भी सिस्टम में, जो मूवमेंट होता है, रैंडम मोशन जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी। तो आप देख रहे हो कि आफ्टर एडजॉर्प्शन रैंडमनेस घट रहा है, तो एस फाइनल का वैल्यू, एंट्रोपी फाइनल जो है वो क्या होगा, मिनिमम है। क्यों मिनिमम क्यों है, क्योंकि एडजॉर्प्शन के बाद रैंडमनेस घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा। और एस इनिशियल क्या है, ये एस इनिशियल मैक्सिमम है। तो बताओ फाइनल वाला ये कैसा हो गया हमारा, मिनिमम, और इनिशियल वाला कैसा हो गया, मैक्सिमम। तो बताओ आप देखो जो निगेटिव वाला साइन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बताओ डेल्टा एस का वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव होगा। एक बार फिर से बोलने ध्यान देना, आप देखो यार ये वाला टर्म आपका मिनिमम है और ये वाला टर्म मैक्सिमम है, तो निगेटिव साइन मैक्सिमम होगा, तो डेल एस नेट कैसा हो जाएगा, निगेटिव ही होगा ना। तो आप अब हमें बताओ यहां से कंक्लूजन क्या निकला। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेल्टा जी जो होता है एडजॉर्प्शन के लिए, डेल जी का वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एस का वैल्यू अगेन ये भी निगेटिव। अब जरा ध्यान से बताओ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है या नहीं होता है। तो बताओ डेल जी पते हैं, डेल एस पते हैं, तो डेल्टा एच निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस टी डेल्टा एस। अब बस अब हमें ये बताओ कि डेल्टा जी का जो इंटायर वैल्यू है वो कैसा वैल्यू होगा, डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। और आप ये बताओ कि डेल्टा एस का वैल्यू आपने निकाला है ये भी कैसा है, निगेटिव है। अब दोनों चीज निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव को जोड़ोगे तो फाइनल वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। -2 -3 -5 है, तो ये माइनस माइनस वैल्यू नेट जुड़ेगा तो निगेटिव होगा, तो डेल एच भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बाबू हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन फिर से बोल रहे हैं, एकदम बैठा लेना कि एडजॉर्प्शन के लिए, फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन फेनोमेना के लिए सबसे पहला पॉइंट कि डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है, डेल्टा एस का वैल्यू अगेन ये भी निगेटिव होता है, और डेल्टा एच का वैल्यू भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। मतलब ये सारा का सारा फैक्टर जो है हमारा एडजॉर्प्शन फेनोमेना में, ये सारा फैक्टर कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। कैसा होने वाला है, निगेटिव। एक बार जल्दी से थर्मोडायनामिकल थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन देख लिए, तो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या दिखा। पहला पॉइंट एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, बताओ यार जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ होगा तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में होगा, लेकिन जैसे एडजॉर्ब हो गया, तो अब एडजॉर्ब हो गया तो सरफेस पे जाके चिपक गया, तो अब इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, यानी रैंडमनेस घट गया है। सरफेस पे भले वाइब्रेट करे, लेकिन शुरू में जो मूवमेंट था वो तो घट गया ना। तो बताओ शुरू में इनिशियल फेज में जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था तो रैंडमनेस ज्यादा था, लेकिन जैसे ही आप एडजॉर्प्शन करवा दिए, सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया है, तो उस दौरान क्या हो गया कि एडजॉर्प्शन के दौरान इसमें रैंडमनेस घट गया है। अब घट गया है तो आप खुद बताओ क्या क्या हो सकता है। पहले रैंडम ज्यादा था, यानी जिसमें रैंडमनेस होता है, आप इस बात को बैठा लेना कहीं भी कि रैंडमनेस बढ़ता है, बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, क्योंकि रैंडमनेस को ही तो एंट्रोपी कहते हैं, है ना। तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो बताओ शुरू में रैंडमनेस ज्यादा, मतलब शुरू में एंट्रोपी ज्यादा था, बाद में रैंडमनेस फाइनल हो गया, एडजॉर्प्शन के बाद रैंडमनेस डिक्रीज कर गया है। तो डेल्टा एस का वैल्यू निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल एस जो एंट्रोपी चेंज का वैल्यू आएगा वो आपको नेट ओवरऑल कैसा वैल्यू लेके आएगा, निगेटिव वैल्यू लाएगा। कैसा लाएगा, निगेटिव वैल्यू लाएगा। और आपके सामने एकदम बैठा के रखिएगा, एडजॉर्प्शन के लिए अगर कोई पूछे डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव, निगेटिव कैसे कहती है यार, सरफेस पे आके हो रहा है जो फेनोमेना होता है, जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब सरफेस पे आके पार्टिकल जमा हो रहा है, और पार्टिकल जमा हो रहा है इसका मतलब ये
फेनोमेना हमारा स्पॉन्टेनियस है। और जो चीज स्पॉन्टेनियस होता है, मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, और जो लेस देन मतलब निगेटिव है। और फाइनल ओवरऑल रिजल्टेंट आपने यहां से निकाला कि डेल्टा एच भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो एडजॉर्प्शन में सारा थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी निगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एच, सारा का सारा। अच्छा एक बात बताना, अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है तो आपसे कोई पूछ ले कि एडजॉर्प्शन कैसा होगा, तो आपको ये बोलना है कि अगला पॉइंट कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन जगह नहीं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिख लेना। एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। थर्मिक इन नेचर, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो इसके लिए डेल एच का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। और जिसका डेल्टा एच निगेटिव होता है वो कैसा नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो हम आशा रखते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो ये हो गया हम लोग। अब बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर बात करें हम, तो कैसे कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को? बाबू देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, आप कह सकते हो कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एंड, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एंड अमाउंट ऑफ adsorbent is known as extent of adsorption। देखो बाबू, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ध्यान से समझना। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर बात करते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट बाई में अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आपको पता है कि एडजॉर्बेट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और एडजॉर्बेंट को एम से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से बताओ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बताओ, तो क्या कहना है आपको, एक्स बाई एम को ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर सपोज करो कि मैंने बोला एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक्स का वैल्यू एडजॉर्बेट जितना ज्यादा होगा, गैस पार्टिकल जितना सरफेस की ओर आएगा, तो वहां एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। और एडजॉर्प्शन अगर बढ़ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ऑटोमेटिकली बात है कि किससे बढ़ेगा। तो एक्स बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट बढ़ेगा, तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स बाई एम को ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब अगला फैक्टर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो बात हम लोग का जो अगले टॉपिक पे होने जा रहा है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। तो एडजॉर्प्शन फैक्ट पे बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला बात तो करेंगे बाबू हम लोग एडजॉर्बेट का। एडजॉर्बेट इन द सेंस की जो पार्टिकल एडजॉर्प्शन के लिए आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, उसको ये एडजॉर्बेट कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहला तो हम बता दें कि H2 गैस की बात करते हो, तो जो एडजॉर्बेट जो है, H2 गैस जो है, वो ज्यादा एडजॉर्ब कहाँ पे होगा, नीचे एडजॉर्बेट का क्या हो सकता है, कहाँ पे एडजॉर्ब होगा, जो यहाँ पे सरफेस एरिया अच्छा मिले। तो H2 गैस जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब होता है प्लैटिनम के सरफेस पे देन आयरन से। मतलब कि H2 के लिए जो सबसे सुटेबल सरफेस एरिया होता है H2 के लिए,
अगर हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में, तो H2 के लिए जो बात करोगे तो H2 के लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो प्लैटिनम का सरफेस होगा। H2 ज्यादा एडजॉर्ब होता है कहाँ पे, प्लैटिनम के सरफेस पे, एंड देन आयरन से। तो सबसे पहला तो बात आता है बाबू की एडजॉर्बेंट में, तो फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन पे पहला बात करेंगे तो पहला फैक्ट आता है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर क्या है, तो H2 की बात करें तो H2 गैस जो है बाबू वो मोर एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब होता है एट प्लैटिनम सरफेस पे देन किससे, आयरन से। आपको बता दें कि मतलब कि H2 का जो एडजॉर्प्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब कि एक H2 प्लैटिनम के सरफेस पे 900 टाइम्स जो है H2 गैस जो है जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि ज्यादा कौन एब्जॉर्ब होगा, तो ये H2 का प्रॉपर्टी क्या है कि H2 गैस जो है, यही ना, अब बताओ जो गैस जाके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है उस गैस को एब्जॉर्बेट कह रहे हैं। और H2 कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, प्लैटिनम पे, किसके रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में। अगला आता है, सेकेंड प्रॉपर्टी आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की बात करते हो नेचर का, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, तो जरा ध्यान से देखना बाबू, जो आपको आगे बताएंगे भी, जैसे कि कोल माइंस जो होता है, तो कोल माइंस में आपको क्या होता है कि सो जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कोल माइन में जाने के लिए पहले तो गैस मास्क का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस गैस रहता है कोल माइंस में। तो उससे सेफ होने के लिए गैस मास्क का यूज किया जाता है। उस गैस मास्क पे एक मतलब कि सो चारकोल एक्टिवेटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। गैस मास्क में चारकोल एक्टिवेटर का यूज किया जाता है। वो चारकोल एक्टिवेटर का फंक्शन होता है कि डेंजरस गैस को एब्जॉर्ब कर लेना। तो यही अब बताने वाले हैं एब्जॉर्बेंट का प्रॉपर्टी, कि अगर आप चारकोल एक्टिवेटर ले रहे हो, तो चारकोल एक्टिवेटर अगर O2 और SO2 दोनों है, तो O2 गैस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, SO2 को। और SO2 तो आपको पता है सफोकेटिंग नेचर का भी है, तो आपके लिए फायदेमंद भी है। तो जरा जल्दी से बताओ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में क्या कह सकते हैं, जल्दी से आपको कहना है कि एक्टिवेटेड चारकोल विल, एक्टिवेटेड चारकोल विल मोर एब्जॉर्ब, किसको, मोर एब्जॉर्ब SO2 देन O2। O2 से ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करेगा, SO2 को। तो ये हो गया हमारा पहला इफेक्टिंग देख लिए, एब्जॉर्बेट का नेचर देखा हमने कि H2 गैस कहाँ पे ज्यादा जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लैटिनम के सरफेस पे। एब्जॉर्बेंट का नेचर देखा कि अगर हम सरफेस एरिया एक्टिवेटेड चारकोल एक्टिवेटेड सरफेस ले, तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो किसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन सा को, SO2 गैस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, O2 गैस के रिस्पेक्ट में, देन O2 गैस, ठीक है। और अगला आता है बाबू सरफेस एरिया। तीसरा प्रॉपर्टी होता है सरफेस एरिया। ये तो आप केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है कि विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया rate of adsorption increases, rate of adsorption increases। सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है। तो ये भी फैक्टर आपको बैठा के रखना है कि सरफेस एरिया। एक होता है वो लिक्वेशन ऑफ गैस, लिक्वेशन ऑफ गैस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वो है लिक्वेशन ऑफ गैस। पहले तो हम आपको लिक्वेशन की बात करते हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा।
लिक्वेशन क्या होता है कि वो टेम्परेचर, वो क्रिटिकल, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाए, और जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाई होता है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, जिस गैस का हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वैसी स्थिति में लिक्वेशन उतना इजी होगा, और लिक्वेशन जितना इजी होगा तो आप बोलोगे कि एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। तो पहला तो ये बात को बैठा लेना है कि अगर, ये तो गैसेस स्टेट में आपको पढ़ाया भी था मैंने, कि अगर आपको गैस हैविंग, आप बोल सकते हो गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, gas having higher critical temperature are more adsorb, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैस क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। सुन लो, कारण होता है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, और जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आप बोलोगे कि वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का सेंस है कि सपोज कीजिए कि आप ऐसे समझो कि एक्स है, वाई है, जेड है। इसका मान लो कि टेम्परेचर मैंने लिया है 50, इसका लिया है 90, इसका लिया है 120। अब हम बोल रहे हैं आपको, हमने बोला कि इसका जो लिक्वेशन टेम्परेचर है, वो लिक्वेशन टेम्परेचर मान लो कि लिक्वेशन टेम्परेचर कितना है, 40 है। तो 40 है, तो अगर ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो ये जल्दी जो है क्या होगा, गैस लिक्विफाई होगा, क्योंकि कम है टेम्परेचर तो ये तुरंत जो है लिक्विफाई हो जाएगा। अब बताओ, ये भी हो जाएगा, ये भी, मतलब ये तीनों लिक्विफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा रहा तो लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कि 70 दे दे तो क्या होगा, तो ये अगर टेम्परेचर मैंने दे दिया है कि 70 है, तो 70 है मतलब कि सब बढ़ गया टेम्परेचर। अब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो कम है तो ये गैस जल्दी लिक्विफाई नहीं होगा। लेकिन 90 वाला का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है 70 से, तो वाई और जेड लिक्विफाई हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो गैस जल्दी लिक्विफाई होगा, और जल्दी लिक्विफाई होगा तो सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अब बताओ ना, आप कॉमन सेंस लगा कि गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कौन ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, सिंपल सी बात है, लिक्विड वाला ज्यादा। तो अगर लिक्वेशन ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में याद रखिएगा, पहला ये तो गैसेस में आप पढ़ ही चुके हो कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो टीसी का फॉर्मूला होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का 8a/27 होता है। अब जरा गौर से समझना, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये करने वाले हैं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसी स्थिति में ए का वैल्यू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रिलेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली होगा, किसके डायरेक्टली होता है जल्दी से बताओ। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली होगा आपको, आप बोल सकते हो कि एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है, डायरेक्टली होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अब आप सोचो जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने बोला कि आप SO2 भी ले लो और CH4 भी ले लो, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, नॉर्मल है, गैसेस से रिलेटेड है। आप बताओ SO2 का, ये दोनों में आपको पता है वंडरवाल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब वंडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के।
तो बताओ जल्दी से इसका, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आप देखोगे मॉलिक्यूलर वेट SO2 का ज्यादा होगा CH4 से। अगर SO2 का ज्यादा है तो इसमें फिजिकल चेंज का नेचर ज्यादा होगा, यानी कि इजिली लिक्विफाई कौन होगा, इजिली लिक्विफाई कौन होगा, इजिली लिक्विफाई SO2 का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, CH4 से। जो इजिली लिक्विफाई होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो SO2 का ज्यादा होगा CH4 से। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाता है। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस में ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा आपको जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो SO2 में ज्यादा होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू CH4। तो हम आशा रखते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कुछ टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम लोग। तो हेडिंग है हम लोग का टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करने जा रहे हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो बाबू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में दो तरह का एड्जॉर्प्शन होता है, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है वो टाइप होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को ही हम लोग, ठीक है ना, एक और नाम से जानते हैं, फिजियोसॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, पी फिजियोसॉर्प्शन भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कीजिए। और दूसरा होता है बाबू केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन को कीमोसॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, इसको फिजियोसॉर्प्शन, इसको कीमोसॉर्प्शन, कीमो, ठीक है, क्या बोला मैंने, कीमियोसॉर्प्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दो तरह का है आपका एड्जॉर्प्शन में, पहला है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। बात हम लोग एक एक कर करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, बात करने वाले हैं। तो आइए जरा बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का कि जितना भी मॉलिक्यूलर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का तरीका क्या है, देखो यार एड्जॉर्प्शन में तो तुमको एक बात तो पता हो गया होगा कि सो गैस पार्टिकल जो है सरफेस पे आके जमा हो रहा है। अब कोई भी चीज अगर सरफेस पे आ रहा है तो पार्टिकल और सरफेस के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। अब वो बॉन्ड किस तरह का है वो डिसाइड करना है। अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो गैस मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वंडर वाल फोर्स होगा। तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डेड होगा अगर वीक वंडर वाल फोर्स से, तो वैसा एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। तो पहला पॉइंट है कि if molecule are held by weak van der Waals force, then such type of adsorption, वैसे एड्जॉर्प्शन को, such type of adsorption is known as physical adsorption। वैसे एड्जॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया ले लिया है। अब ये सरफेस एरिया पे क्या है कि कोई गैस आ रहा है। अगर ये पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अगर वीक वंडरवाल फोर्स रहा तो वैसा एड्जॉर्प्शन हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा।
तो कैसे पता चलेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन है? तो आपको याद रखना है कि अगर वंडरवाल फोर्स लग रहा है तो वो एड्जॉर्प्शन मतलब कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, अगेन फिर से बोल रहा हूं मैं, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, इसके बीच में अगर आपको वीक वंडरवाल फोर्स दिखाई दे तो आपको बोलना है कि ऐसा एड्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल होता है। किसका एड्जॉर्प्शन का? क्योंकि एड्जॉर्प्शन दो तरह का है यार, एड्जॉर्प्शन तो पूरा पढ़ लियो, सरफेस पे कोई पार्टिकल आके जमा हो रहा है, एड्जॉर्प्शन है दो तरह का है, फिजिकल है, केमिकल है। अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा हो तो वैसा एड्जॉर्प्शन हमारा कैसा होता है, जल्दी से बताओ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन नाम देंगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब एक बात बताओ, वीक फोर्स है तो आपको पता है, पढ़े हो कि जब भी बॉन्ड बनता है तो देखो यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्प्शन एक दूसरे के साथ, एड्जॉर्प्शन तभी हो रहा है जब उसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड हो रहा हो। अब यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, तो आप पढ़े हो कि जब भी बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो चूंकि बॉन्ड वीक है, वंडरवाल फोर्स है जो वीकेस्ट फोर्स है, तो यहाँ से जो रिलीज एनर्जी होगा वो काफी लेस एनर्जी होगा। तो अगला पॉइंट होगा हमारा कि इस दौरान जो है, नेक्स्ट पॉइंट, कि लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, लेस एनर्जी इज रिलीज। अगर आपसे कहे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मोर होगा लेस होगा, तो लेस क्यों लेस होगा? तो बोलना है कि देखो भाई, बॉन्ड जो बन रहा है वो वीक बॉन्ड है, और जितना स्टेबल बॉन्ड होता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ वीक बॉन्ड है तो रिलीज एनर्जी भी कम होगा। और दूसरा अगला पॉइंट कि इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, अब एनर्जी कम है तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी लो होगा इसका। तो बताओ अगला है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है बाबू, एड्जॉर्प्शन इज लो, ठीक है ना। और ये वैल्यू आपको 20 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है, 20 टू 40 किलो जूल पर मोल के रेंज का होता है, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ, अगर वंडरवाल फोर्स लग रहा है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, चूंकि वीक फोर्स है तो रिलीज एनर्जी भी कम होगा, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी काफी लो होगा। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं बाबू कि ये जो है आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? रिवर्सिबल। तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब कैसे, वो भी समझाते हैं। रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से हट रहा है, तो हटने का जो फेनोमेना होता है डिसॉर्प्शन होता है। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल आया, पहले आया होगा, एक्सेप्ट कर रहे हो, आया तो ये वाला पार्टिकल है, और फिर हट भी रहा है। तो मतलब कि ये प्रोसेस, बॉन्ड वीक है तो आसानी से हटाया जा सकता है, तो आ भी रहा है और जा भी सकता है, फिर अगेन आ सकता है। तो ये प्रोसेस कैसा नेचर का हो गया? रिवर्सिबल नेचर का हो गया। तो क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो कि रिवर्स, आप देखो पार्टिकल रिमूव भी हो सकता है इसमें। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि पार्टिकल में डिसॉर्प्शन भी हो सकता है, डिसॉर्प्शन का मतलब हट भी सकता है, पार्टिकल रिमूव भी हो सकता है, एंड ठीक है ना, रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एंड अगेन पार्टिकल एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो दोनों काम हट रहा है, हो रहा है, हटने का भी हो रहा है, अगेन एब्जॉर्ब का भी हो रहा है। और जब दोनों तरफ से प्रोसेस हो तो वो रिवर्सिबल नेचर होता है, अगेन एब्जॉर्ब भी हो सकता है। उसलिए आपको बैठा लेना है कि अगर कोई पूछे कि रिवर्सिबल नेचर कौन सा एब्जॉर्प्शन में आता है, फिजिकल, लो एनर्जी रिलीज फिजिकल, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो फिजिकल, वीक वंडरवाल फोर्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आता है, ठीक है। अगला आता है बाबू कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है, ध्यान देना, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा क्यों बोले?
अब बात है कि सर आप ये नॉन स्पेसिफिक नेचर बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? वो एक बात बताओ हमें, नॉन स्पेसिफिक नेचर मतलब क्या है कि आप इसमें कितना भी गैस आप एब्जॉर्ब करवा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला कि आप ऐसा सोचो ना कि कैसा फोर्स लग रहा है, वंडरवाल। अब वंडरवाल तो हर पार्टिकल के बीच में लगता है, तो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक कहने का सेंस है कि ये एक लेयर बनेगा, फिर पार्टिकल के ऊपर फिर अगला आएगा, क्योंकि उसके बीच में भी वंडरवाल वंडरवाल फोर्स लगाना है तो हर पार्टिकल में लगेगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो वही बात अब बताओ, अगर एक से ज्यादा, जैसे मेरे कहने का सेंस है, क्यों कहे वो समझो, जरा ध्यान देना। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल आके एक्युमुलेट हुआ, अगर ये मैनर फॉर्म में एक ही बार पार्टिकल आके सरफेस पे सिर्फ आके बैठ जाए, तो हम लोग बोलते कि ये स्पेसिफिक नेचर का है। लेकिन अगला पार्टिकल फिर इसके ऊपर भी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है वंडरवाल फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल जो है एक से ज्यादा लेयर भी बना सकता है, 2 4। तो बताओ ये स्पेसिफिक नेचर हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया? तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो पहला पॉइंट कि आपको बैठाना है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। कारण है कि यहाँ पे जो लेयर है 2 4 कितना भी लेयर बन सकता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो अगला ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, मल्टी लेयर फॉर्म्ड होता है। कैसा लेयर होता है? ये देखो, ये सिंगल लेयर है, फिर अगला लेयर, फिर अगला, उसके ऊपर भी लेयर, तो यहाँ मल्टी लेयर फॉर्म होता है। आपसे कोई बोले कि कौन सा एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म्ड होता है, तो आपको बोलना है कि वो आपका मल्टी लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता है। कौन सा एड्जॉर्प्शन में होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म्ड होता है। अब अगली बात करते हैं, ये तो हो गया मल्टी लेयर की बात, आप देख लिए नॉन स्पेसिफिक है। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं कि अगर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जरा ध्यान से देखना, एक बात को अच्छा से समझो कि अगर मान लो अगला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। अगर प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हो तो होगा क्या? सो देखो, आप पढ़े हो ना कि सो गैस के लिए एक टर्म पढ़े हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ मोल है, तो प्रेशर और मोल के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल्स गैस का बढ़ जाएगा। मोल गैस का बढ़ेगा मतलब हम बोल सकते हैं कि मोल गैस का बढ़ने का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। आपको बताया था ना, एडजॉर्बेट बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ज्यादा पार्टिकल होगा बाबू, कॉमन सेंस लगाओ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो आप बताओ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, एडजॉर्बेट बढ़ेगा, और एडजॉर्बेट बढ़ेगा तो एक्स बाई एम का वैल्यू भी क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो एक्स बाई एम भी बढ़ेगा। अब एक्स बाई एम बढ़ेगा तो ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो आप बताओ हम किसके किसके बीच में ड्रॉ करने वाले हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में, और किसके बीच में? प्रेशर के बीच में। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा, मतलब कि एडजॉर्बेट बढ़ जाएगा, और एडजॉर्बेट बढ़ जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्व, हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए। तो बताइए यहाँ पे क्या आपने देखा कि प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट हुआ है, ये बता दीजिए। प्रेशर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्टली हो गया, कि जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल्स बढ़ेगा, एडजॉर्बेट का मोल्स बढ़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप कॉमन सेंस लगाओ, मान लो कि अगर कोई एडजॉर्बेट यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है, अगर हम इसे, ठीक है ना,
हीट अप कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इसे। तो एनर्जी देंगे तो आप कॉमन सेंस यहां से लगाओ कि जैसे एनर्जी दोगे तो यहाँ डिसऑर्प्शन हो जाएगा। क्यों? कारण बताओ। कारण ये होगा कि इसके बीच में है वीक वंडरवाल फोर्स, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही आप इसमें एनर्जी दोगे, टेम्परेचर, एनर्जी का मतलब हो गया कि एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो घट गया ना। एडजॉर्प्शन कब कहोगे, जब तक सरफेस पे पार्टिकल है तब तक एडजॉर्प्शन है। जैसे डिसऑर्प्शन हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घट जाएगा, तो एक्सटेंट क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का घट जाएगा। एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, घट जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है ना कि आप टेम्परेचर बढ़ाए तो टेम्परेचर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या दिखाई दिया, क्योंकि यार ये जो बॉन्ड बन रहा है आप पढ़े हो कि वीक वंडरवाल फोर्स होता है इसमें, तो वीक वंडरवाल फोर्स होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 1/x/m होगा। मतलब कि टेम्परेचर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन जो होगा वो इनवर्सली होगा। प्रेशर के साथ देखे हो डायरेक्टली है, लेकिन इसके साथ कैसा है, इनवर्सली है। अब इनवर्सली है तो बताओ क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर के बीच का कर्व मैंने ड्रॉ किया। तो आप बताओ जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिसऑर्प्शन फेनोमेना होने लगेगा, मतलब कि पार्टिकल जो है सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही डिक्रीजिंग कर्व को दिखा रहा है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये था बाबू आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन जो समाप्त हुआ। अब आता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन आता है। तो चलिए थोड़ा सा केमिकल एडजॉर्प्शन को देखते हैं। अब बताओ जल्दी से, आप पहले ये बता दो हमें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स लगता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, वो वीक वंडरवाल फोर्स लगता है। और वीक वंडरवाल फोर्स लगता है तो वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से आप क्या बोलोगे कि किसो एनर्जी कम रिलीज होगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है, तो कम एनर्जी, मैंने बताया नॉन स्पेसिफिक होता है, मल्टीलेयर फॉर्म करता है। टेम्परेचर के साथ आपने देखा है फैक्ट कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वीक वंडरवाल फोर्स है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घट जाएगा। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि प्रेशर के साथ क्या होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम लोग देखें। अगला टर्म आता है बाबू, जरा ध्यान से समझना, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो गौर करते हैं। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ रहे हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। उसमें जो फोर्स था काफी वीकेस्ट फोर्स था, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है विच इज केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगेन बोलेंगे कि इन दिस एडजॉर्प्शन, in this adsorption a strong bond, that is you can say कि so chemical bond formed between adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent। मतलब कि आपको पता ना कि एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है तो बनता है, होता है एडजॉर्प्शन, यहां होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन होता है। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर इनके बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जस्ट लाइक अ केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो केमिकल बॉन्ड है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वैसा एडजॉर्प्शन आपका कौन सा एडजॉर्प्शन होता है, बोलो, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। वैसे एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं।
अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और अगर वीक वंडर वाल फोर्स रहा तो उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। कौन सा एडजॉर्प्शन कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब जैसा कि आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक एडजॉर्बेंट लिया है और एडजॉर्बेंट लिया है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड पहले वाला था वीक, अब ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कैसा बॉन्ड है आपको ये भी पता है, ये केमिकल बॉन्ड बना रहा है। अगर वीक वंडर वाल फोर्स रहता तो हम लोग एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ वीक है, सॉरी वीक रहा तो फिजिकल, स्ट्रांग है तो कैसा कहेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, बात को समझने की कोशिश करना। बताओ स्ट्रांग बॉन्ड है, अगर वहां पर वीक फोर्स था तो रिलीज एनर्जी मिनिमम था, या स्ट्रांग फोर्स है तो रिलीज एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कि केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बोलेंगे मोर एनर्जी रिलीज होगा, मोर एनर्जी इज रिलीज। क्यों भाई? कारण क्योंकि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, जितना स्टेबल बॉन्ड होता है उससे रिलीज एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है, तो मोर एनर्जी इज रिलीज। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होता है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो आपको हाई होने वाला है। ठीक है ना, और हाई कहने का सेंस कि इसमें होगा 80 से 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में होगा। ठीक, अगला है कि वो याद कीजिए नॉन स्पेसिफिक था, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। क्योंकि आपको पता है वंडरवाल फोर्स हर पार्टिकल के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ केमिकल बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड हर पार्टिकल के बीच में नहीं लगेगा। यही कारण ये मोनोलेयर बनाता है, वो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर का होगा। ये कैसा नेचर का होगा? ये स्पेसिफिक नेचर का होगा। अगली बात कि ये वो था रिवर्सिबल नेचर का था। क्यों? क्योंकि वीक फोर्स था, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग उसको हीटअप करते तो वहां से वो बॉन्ड टूट भी सकता था, या फिर वहां से पार्टिकल आ भी सकता था, जा भी सकता था, क्योंकि वीकेस्ट फोर्स है। ये स्ट्रांग बॉन्ड है, आना तो अलाउड होगा लेकिन जल्दी जा नहीं पाएगा। तो जल्दी जा नहीं पाएगा तो कैसा नेचर होगा? इरिवर्सिबल होगा। तो अगला पॉइंट कहेंगे इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। कैसा नेचर का है ये? इरिवर्सिबल नेचर का है। मतलब मेरे कहने का सेंस कि आप जैसे कि जान रहे हो कि पार्टिकल तो है, यहां से पार्टिकल आ तो सकता है लेकिन जाना जल्दी अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसमें कि पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था, डिसॉर्प्शन भी हो रहा था, दोनों फेनोमेना हो रहा था। तो हम लोग बोल दिए थे कि वो हमारा रिवर्सिबल नेचर का था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, जल्दी डिसऑर्प्शन नहीं होगा। हो क्यों नहीं सकता? अगर आप हीट दोगे तो होगा ही, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे पार्टिकल अपने सरफेस को नहीं छोड़ सकता है, यानी ओनली एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे कि ये इरिवर्सिबल नेचर का है। अगला पॉइंट बाबू आप कह सकते हो इसके बारे में कि आप देखे थे कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन था वो आपको मल्टी लेयर फॉर्म कर रहा था, ये मोनो लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो अगला बोलेंगे कि मोनो लेयर इज फॉर्म्ड, मोनो लेयर इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो बॉन्ड बन रहा है मोनो लेयर फॉर्म्ड होगा। क्यों भाई? कारण है क्योंकि आप जो बॉन्ड बना रहे हो फिजिकल ये केमिकल एडजॉर्प्शन में जो बॉन्ड बना रहे हो वो कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड हमेशा जो है हर पार्टिकल के बीच में नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्ड यहाँ पे किसके किसके बीच में बनता है? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगा एक ही लेयर बनेगा, सेकेंड लेयर नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो ये है आपका, बस दो फैक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, एक तो प्रेशर का इफेक्ट, दूसरा टेम्परेचर का। तो अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या क्या हो सकता है सो समझना। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, ध्यान देना, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट बढ़ता है, एडजॉर्बेट बढ़ेगा।
अगर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट बढ़ता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि एडजॉर्बेट का अमाउंट बढ़ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल जो एडजॉर्प्शन था उसमें मल्टी लेयर फॉर्म हो रहा था, इसमें मोनोलेयर फॉर्म हो रहा है। तो अगर मोनोलेयर फॉर्म्ड हो रहा है, मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर मोनोलेयर फॉर्म्ड हो रहा है तो आप जैसा कि जान रहे हो कि पहला तो बात कि यहाँ पे पार्टिकल तो आएगा ही, ये गैस आके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो गया है, सरफेस पे आ गया तो एडजॉर्प्शन तो है ही। अब एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो मोनोलेयर, कैसा लेयर बनता है पहले ये बताओ? मोनोलेयर फॉर्म्ड होता है। अगर मोनोलेयर फॉर्म्ड हो रहा है तो आप बोलोगे ये आ तो गया, लेकिन अगला गैस क्या ये मल्टी लेयर बनाता है क्या? नहीं। तो अगला अगर गैस आना भी चाहेगा तो ये अलाउड नहीं होगा। मतलब ये है कि पहले एक्सटेंट ऑफ प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, रैपिडली बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही मोनोलेयर फॉर्म्ड हो जाएगा उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन रुक जाएगा, उसके बाद एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। क्यों? नो एडजॉर्प्शन अकर। कारण बताओ? नो एडजॉर्प्शन अकर। क्यों भाई? कारण ये है क्योंकि आपको पता है कि ओनली मोनोलेयर फॉर्म्ड होता है, तो मोनोलेयर बन गया तो अगला लेयर नहीं बनेगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ओनली मोनोलेयर फॉर्म्ड होगा। मोनोलेयर फॉर्म्ड होगा तो जरा ध्यान से देखो, अगर हमको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर प्रेशर के बीच में कर्व ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहला बात तो आपको मैंने क्या बताया कि सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शुरू में क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। अब बढ़ने के साथ कुछ समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट होने का कारण है, ये शुरू में बढ़ा उसके बाद कांस्टेंट क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मोनोलेयर बनाता है। जैसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मोनोलेयर कंप्लीट हो चुका है। अब मोनोलेयर कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, कितना भी एडजॉर्बेट बढ़ जाए, जब मोनोलेयर बन गया, एक कंप्लीट हो गया, तो अगला लेयर नहीं तैयार हो सकता है। उसलिए देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया है। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया है इसका मतलब हो गया मोनोलेयर कंप्लीट हो चुका है। तो अब नाउ नो एडजॉर्प्शन, तो नो एडजॉर्प्शन उस वजह से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, नो एडजॉर्प्शन का मतलब हो गया, यही कारण है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो अगले क्लास में वो और सारे पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छा से पढ़ाई कीजिए।